नमस्कार, आप देख रहे हैं महाभारत। आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती। कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक वर्चुअल सभा के जरिए देश के किसानों से सीधे जुड़ेंगे। ये सीधा संवाद देश के किसानों का प्रधानमंत्री के साथ, जिसमें प्रधानमंत्री उन्हें कृषि बिल के फायदे बता सकते हैं। प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हैं किसानों में भ्रम फैलाया जा रहा है, लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री की ये वर्चुअल सभा हो उससे पहले आज दिल्ली विधानसभा में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कृषि कानूनों के पन्ने फाड़ दिए। वो कानून जो देश की संसद ने पास किया उसे दिल्ली विधानसभा में फाड़ा गया। लेकिन जब सियासी दलों से किसान खुद किनारा कर रहे हैं तो फिर ये बिल फाड़ सियासत क्यों? यही आज महाभारत में पूछ रही हूं, और ये भी पूछ रही हूं कि क्या मोदी मंत्र से मानेंगे किसान? इसी पर आज की महाभारत। पहले ये रिपोर्ट। किसान, कैसे होगा समाधान? आंदोलन की आड़ सियासी कटार। अपने देश के किसान और अपने देश के जवान के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। गुमराह गैंग का पर्दा उठने वाला है। एक केला देके बोलता ये सरकार ने, केजरीवाल ने भेजा। निकल जाइए, हमें निकल जाओ। क्योंकि अब मोदी मंत्र से मानेंगे किसान। जी हाँ, किसानों के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी पल पल का अपडेट ले रहे हैं। हर हाल में किसानों को मनाना चाहते हैं। हर हाल में किसान कानूनों में छुपे हुए हित किसानों तक पहुंचाना चाहते हैं प्रधानमंत्री। शुक्रवार को पीएम मोदी पहली बार सीधे किसानों से संवाद करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश के किसानों तक सरकार की एक एक बात पहुंचाएंगे। मतलब नए कृषि कानून का एक एक सच जब मोदी खुद अन्नदाताओं को समझाएंगे तो गुमराह करने वालों की दुकान बंद हो जाएगी। आजकल दिल्ली के आसपास किसानों को भ्रमित करने की बड़ी साजिश चल रही है। आज जब देश ने यह ऐतिहासिक कदम उठा लिया तो यही लोग किसानों को भ्रमित करने में जुट गए। देश की मिट्टी को अपने सिर माथे लगाने वाले मेहनतकश और ईमानदार नागरिकों को लेकर केंद्र सरकार लगातार बैठक कर रही है। आज गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी मुख्यालय में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल के साथ मंथन किया। सरकार के ताबड़तोड़ एक्शन से किसान की भावनाओं से खेलने वाले वो सियासी खिलाड़ी अब छिप नहीं पाएंगे। आज जब मेरे देश का किसान सड़कों के ऊपर 2 डिग्री टेम्परेचर के अंदर सड़कों पे सो रहा है और वो तकलीफ में है, तो मैं अपने देश के किसान और अपने देश के जवान के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। और अपील संवैधानिक पद पर बैठे दिल्ली के सीएम केजरीवाल का ये चेहरा देखिए। जिस कानून को संसद ने पास किया उसकी कॉपी दिल्ली विधानसभा में फाड़ दी। किसान हित की बात करने वाले अरविंद केजरीवाल की ये वही सरकार है जिसने इन कानूनों को दिल्ली में अधिसूचित किया। मतलब साफ है, राजनीतिक रोटी सेकने वाले किसी हद तक गिरकर कृषि कानूनों की आड़ में अपना सियासी सेंसेक्स उछालना चाहते हैं। ऐसे नेताओं की वजह से बाहरी दिल्ली 22 दिनों से बंधक है। देश की राजधानी के दरवाजे पर सियासी ड्रामा चल रहा है। अन्नदाताओं के नाम पर जो राजनीतिक फसल बोई जा रही है उसे पूरा देश देख रहा है। सरकार हर हाल में किसानों को मनाना चाहती है, क्योंकि खेत छोड़कर अन्नदाता सड़क पर बैठे हैं। ये देश की तरक्की की राह में ब्रेक है और विकास के लिए 24 घंटे काम करने वाली मोदी सरकार इस ब्रेक को हटाना चाहती है। बस कुछ पल का इंतजार, क्योंकि देश को उम्मीद है कि जब मोदी बोलेंगे तो किसान सुनेंगे भी और मानेंगे भी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं कि किसानों पर यह बिल फाड़ सियासत क्यों? वो बिल जो देश की संसद ने पास किया उसे आपने विधानसभा में फाड़ दिया। सवाल पूछ रही हूं, किसानों ने नकारा तो बिल फाड़ सियासत का सहारा, क्योंकि किसानों ने दौड़ाए थे पार्टी कार्यकर्ता। सवाल पूछ रही हूं कि आंदोलन पर सुनवाई कब थमेगी लड़ाई? मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है, क्या वहां से रास्ता निकलेगा? और सवाल ये कि मोदी मंत्र से मानेंगे किसान, क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधा किसानों को सीधा संबोधित करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे कराऊंगी। मेरे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय कृषक समाज के अध्यक्ष कृष्णबीर चौधरी जी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं एलजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता AK वाजपेयी जी, मेरे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और पॉलिटिकल एनालिस्ट प्रोफेसर संगीत रागी, मेरे साथ जुड़ रहे हैं BKU के
माफ कीजिएगा, मेरे साथ जुड़ रहे हैं रवि श्रीवास्तव, आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं किसान यूनियन नेशनल प्रेसिडेंट चौधरी सवित मलिक, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट रंजीता मेहता जुड़ रही हैं सीधे चंडीगढ़ से। रत्नेश कुमार मिश्रा जुड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे, और बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता संजू वर्मा थोड़ी देर में जुड़ेंगी। लेकिन मैं शुरुआत कर लेती हूँ रवि श्रीवास्तव जी आपके साथ। रवि श्रीवास्तव जी, मुझे ये बताइए कि जो कानून देश की संसद ने पास किया उसे आपने विधानसभा में फाड़ दिया, भले ही आपने उसे अधिसूचित किया हो पहले, वो बात बताने की जरूरत नहीं है, वो तो छुपा लेते हैं हम। नहीं, आपको कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने, जो आम आदमी पार्टी थी, जब पार्लियामेंट में ये बिल आया था उसी वक्त उसके पक्ष में वोट नहीं दिया था। अरविंद केजरीवाल आज से नहीं, पहले दिन से, जिस दिन से ये बिल लाया गया है उसका विरोध कर रहे हैं, और आज उन्होंने बिल फाड़ करके एक बहुत ही ऐतिहासिक काम किया है, जो देश की जनता चाहती है, जो देश के किसान चाहते हैं, जो 22 दिन से बैठे हुए हैं वहां पर ठंड में 2 डिग्री में। आम आदमी पार्टी उनके साथ खड़ी है, आम आदमी पार्टी उनका पूरा ध्यान रख रही है। आम आदमी पार्टी के केजरीवाल ने कार्यकर्ता पहुंचे थे सिंगू बॉर्डर, वहां से भगा दिए गए क्योंकि किसानों ने कहा हमें नहीं चाहिए राजनीतिक दलों का समर्थन, हम किसान आंदोलन चला रहे हैं, हमें नहीं चाहिए आपके नेता लेकर केले सेब लेकर वहां पहुंचे के बांट रहे हैं। उन्होंने कहा भागिए यहां से। मैं सिर्फ बता रही हूँ, सुनिए एक मिनट रवि श्रीवास्तव जी, राजनीतिक दलों को पूछ नहीं रहे किसान, वो कह रहे हैं आप जाइए, ये हमारा आंदोलन है, तो इसीलिए राजनीतिक दलों की जगह नहीं है, वो कह रहे हैं। आप दिखाइए ना, कहाँ बोला उन्होंने जाइए हमारा आंदोलन है। नहीं, वो तो तस्वीरें सर 3 दिन से चल रही है, आपने देखा नहीं शायद। रवि जी को तस्वीरें दिखाइए कि कैसे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भगाया गया था सिंगू बॉर्डर से। रवि जी को पता नहीं है शायद, देखी नहीं तस्वीरें, या देखना चाहते नहीं। आम आदमी पार्टी को आप देखना नहीं चाहते थे सर, क्या मैं दिखा रही हूँ तस्वीरें, आप देख लीजिए कि वहाँ कार्यकर्ता पहुंचे थे, उन्हें भगाया गया क्योंकि किसानों ने कहा ये आंदोलन हमारा है, हमें नहीं चाहिए सियासी दल। लेकिन सर मुझे ये बताइए, तब भी आप यहाँ पन्ने फाड़ रहे हैं, भगाया नहीं है, कानून के पन्ने फाड़ रहे हैं आप विधानसभा में, कानून के पन्ने फाड़ कर। सर ये तो सियासी नाटक लगता है, मैडम, ये सियासी नाटक है सर, और कुछ नहीं है। आप लोगों ने कानून अधिसूचित किया, कृष्णवीर चौधरी जी, 100 बार फाड़ेंगे। एक मिनट सर, फाड़िए आप सर, हमारा संवैधानिक हक है सर हमारा राइट सर, फाड़िए, हमारा राइट है कि हम किसी सर आप फाड़िए, आप संविधान, सर आप फाड़िए, मैं ये नहीं, सुनिए मेरी बात रवि श्रीवास्तव जी, आप एक बार नहीं 100 बार फाड़िए, यही आप कह रहे हैं, बड़े गर्व से कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जो देश की संसद कोई कानून बनाती है उसे आप विधानसभा में फाड़ते हैं, बड़े गर्व से बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे ये बताइए किशनवीर जी, अगर इतना दर्द था किसानों के लिए और ये कानून इतना भारी लग रहा था इन्हें, तो इन्होंने अधिसूचित क्यों किया? उस दिन क्यों नहीं फाड़ा पन्ना? देखिए, ये राजनीतिक दलों की कार्यशैली, ये खुद ही अपनी उंगली उठवाने का काम कर रहे हैं। आपसे मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं भैया, आपने नरेला, बवाना, नजफगढ़ की मंडी में गेहूं किसानों का क्यों नहीं खरीदवाया एमएसपी पर? अगर आप इतने हमदर्दी चाहते थे, आपके दिल में बहुत दर्द था, तो आपने कितने लाख टन गेहूं खरीदा था? यही बता दीजिए भैया, ये कोई सवाल नहीं है। आपने क्यों नहीं खरीद क्यों नहीं कराई? किसानों से क्यों खरीद नहीं कराई? आप तो बहुत हितैषी हैं, मैं ये नहीं कह रहा आप हितैषी नहीं है। आप फाड़िए, आप जलाइए, आप कुछ भी करिए, लेकिन जो किसानों का एमएसपी पे खरीद थी वो आपने नहीं की। ये हकीकत है। तो फिर आप क्या साबित करेंगे? ये ठीक नहीं है। इस तरीके का व्यवहार किसानों के नाम पर आप बख्श दीजिए किसानों को मेरे भैया। आपके पास कोई सबूत है या आप ऐसे ही बकवास कर रहे हैं? अरे किससे बात कर रहे हैं आप? सबूत है? आप बात किससे कर रहे हैं? आप बात कृष्णवीर चौधरी से कर रहे हैं। अरे सबूत दिखाइए। अरे आपने खरीदा कितने लाख? आया था बकवास मत। अरे नरेला, बवाना मंडी में गेहूं आया, आपने नहीं खरीदा? बोलिए मत। और आप किसानों का सम्मान करने की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं। सबूत दिखाइए। ये सम्मान है, ये सम्मान है, ये सम्मान है। सबूत मंडी में किसान आए और चले गए लौट के। ये सम्मान है रवि श्रीवास्तव, ये देख लीजिए। मैं रवि श्रीवास्तव, मैं बार बार कहती हूँ वो किसान नेता हो ना हो, कम से कम सम्मान दिखाइए। वहाँ किशनवीर चौधरी जी से आप ऐसे बात कर रहे हैं, ये सम्मान है किसानों का? किसान कहाँ है? अरे सर छोड़िए आप,
सर मैं एक मिनट, एक बड़ी खबर आ रही, संजू वर्मा जी भी जुड़ गई हैं हमारे साथ, मैं उनके पास जाऊंगी, उनसे पूछूंगी। एक मिनट, बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को पहले बता दूं, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को चिट्ठी लिखी है। ये बड़ी खबर आप लोगों को बता रही हूं। कृषि मंत्री ने 8 पन्नों की चिट्ठी लिखी है। कृषि कानून पर भ्रम फैलाया जा रहा है नरेंद्र सिंह तोमर का, एक और उनकी कोशिश किसानों को मनाने की और इस कृषि कानून का हित समझाने की। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं। एमएसपी जारी है, जारी रहेगी और नए कानून किसानों को और स्वतंत्र बनाएंगे। ये बार बार कहे जा रहे हैं कि किस तरह से आय दुगनी होगी और किसान आत्मनिर्भर बनेगा, बिचौलियों के चंगुल से निकलेगा। और वही बात अब नरेंद्र सिंह तोमर ने ये किसानों को चिट्ठी लिखी है और उस चिट्ठी में यही बातों का जिक्र किया है। संजू वर्मा जी, मैं एक मिनट संजू वर्मा जी के पास जा रही हूं। रवि श्रीवास्तव जी, किसान नेता छोड़ दीजिए, कोई भी पैनल पर हो उससे बात करने की एक गरिमा तो रखिए सर। आप भी तो उम्र दराज हैं, आपके लिए कोई ऐसी भाषा बोलेगा तो अच्छा लगेगा आपको। आप ये क्यों कह रहे हैं कि बकवास कर रहे हैं? ये शब्द अच्छे लगते हैं किसी बहस में, ये अच्छे लगते हैं बहस में, उसमें गरिमा कैसे? नहीं, ये अच्छे लगते हैं शब्द। आप कुछ बोले और आपको कोई कह दे बकवास कर रहे हैं, बस सोच लीजिए सर, मैं सिर्फ अनुरोध कर रही हूँ, आप खुद सोचिए, आप बहुत अनुभवी हैं। मैं संजू जी के पास जा रही हूँ, उसके बाद मैं रंजीता मेहता के पास जाऊंगी। संजू जी एक मिनट, संजू जी देश की संसद ने कानून पास किया, उसके पन्ने फाड़ दिए इन्होंने विधानसभा में। ये कह रहे हैं हम किसानों के लिए काला कानून मानते हैं, तो भाई अधिसूचित क्यों किया इन्होंने? उस दिन फाड़ना चाहिए था पन्ना। संजू जी। सुचारिता जी, मैं आपके टीवी चैनल पर पिछले कुछ घंटों से किसानों के हित की बातें जो चल रही हैं, किसान कानून पर जो बहस हो रही है वो देखते आ रही हूं। और एक चीज मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहती हूं आपके दर्शकों को, आज जिस तरह अरविंद केजरीवाल, सोमनाथ भारती, महेंद्र गोयल इन्होंने किसान कानून फाड़े, ये ना तो सिर्फ लोकतंत्र का अपमान था पर सदन का भी अपमान था, क्योंकि फ्लोर ऑफ द असेंबली में किया गया। तीसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ, पूछना चाहती हूँ आम आदमी पार्टी के नेताओं से और अरविंद केजरीवाल से कि भाई आप आज कानून आपने फाड़ दिए, आपको इतनी दिक्कत थी तो जब ये कानून नए बने उस वक्त आपने ये कानूनों को नोटिफाई क्यों किया? आपने 2 महीने पहले कानूनों को नोटिफाई किया, आज आप उसी कानून को फाड़ते हैं, तो ये दोगलापन क्यों? तीसरी बात मैं ये कहना चाहती हूं कि आप लगातार देखिए, आज फार्मर प्रोटेस्ट का 20वां दिन है, चाहे वो अमित शाह हो, नरेंद्र मोदी हो, पीयूष गोयल हो, सुचारिता जी, मोदी सरकार की तरफ से किसानों को जो लोग भ्रमित कर रहे हैं उनके भ्रम को दूर करना, उनकी गलतफहमियों को दूर करना, मोदी सरकार लगातार विचार विमर्श, वार्तालाप, ये सभी चीजों में अरे मोदी सरकार, मैं कहना चाहती हूँ मोदी सरकार जो तो वामपंथी नेता है, रत्नेश जी के पास पहले जाऊंगी, आम आदमी पार्टी का पक्ष रखते हैं। एक मिनट रंजीता जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, पहले रत्नेश जी किसानों के लिए आज तक किया क्या? हाँ, बिचौलियों के चुंगल से किसानों को हाँ, बचाना नहीं। अब संजू जी, मैं रत्नेश जी आपसे एक सवाल पूछती हूँ। संजू जी ने पूछा आपने क्या किया, जी, अब आपने क्या किया, तुमने क्या किया, ये सब सुनिए। जो किशनवीर जी ने सवाल पूछा था कि दिल्ली की मंडियों में आपने एमएसपी पर किसान की खरीद बिकवाई, ये मुझे पहला सवाल आपसे पूछ रही हूँ, क्योंकि किशनवीर चौधरी ने महाभारत में सवाल पूछा। आप बताइए पहले, उसका हिसाब दीजिए। दूसरी बात, किशनवीर जी सुनिए, दूसरी बात, इसे अधिसूचित क्यों किया आपने सर? जब आपको पता है कि ये काला कानून है, जब आपको पता है कि ये किसानों के हित में नहीं है, तो आपने इसे अधिसूचित क्यों किया? इसका जवाब देंगे आप? क्यों किया अधिसूचित, क्यों किया? मैम मुझे 60 सेकंड दीजिएगा प्लीज। सर दे दिए, बोलिए। मैं जवाब दे रहा हूँ, बोलिए। मैं जवाब दे रहा हूँ। पहली बात तो ये कि दिल्ली सरकार ने हरियाणा और जो भी बॉर्डर के इलाके हैं जहां से हमारी मंडियां लगती हैं, हमने सभी किसानों से खरीद की है। पहली बात, हमने दिल्ली की मंडियों में अनाज की खरीद करवाई है, चाहे वो धान आया हो चाहे गेहूं आया हो। दूसरी बात, रही बात अधिसूचित करने की, तो मैं आपको ये जवाब दे दूं कि हमने जो एपीएमसी से जुड़े हुए प्रावधान हैं उन्हें अधिसूचित नहीं किया। हमने
हमने जो एमएसपी से जुड़े हुए प्रावधान है उन्हें अधिसूचित नहीं किया। जो विवाद के बिंदु हैं हमने एक को भी अधिसूचित नहीं किया है। एक मिनट, ये पूरी तरह से आम आदमी पार्टी के खिलाफ। सर मैं अब आपसे पूछती हूँ, आम आदमी पार्टी के खिलाफ आपने कौन सा अधिसूचित किया? ये जो बिंदुवार, सर बिंदुवार क्या होता है मुझे ये बताइए। तीन कृषि कानूनों में से आपने कौन सा अधिसूचित किया? रत्नेश जी आज हो जाए सीधे बात बताइए, बताइए। मैं जवाब देता हूँ। देखिए जल्दी से पहली बात, अब मुझे बोल लेने का मौका दीजिए। हाँ बोलिए। देखिए भारत में संघीय ढांचा नहीं सर, ये संघीय ढांचा की बात सबको पता है। मेरे यहाँ मेहमान सब बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत ज्ञानी लोग हैं, उनको इसलिए आमंत्रित किया, मुझे उसमें नहीं जाना। मुझे ये बताइए कौन सा कानून आपने अधिसूचित किया? सर ये तो आपने बता दिया, हमने मंडियों की बात नहीं मानी, हमने एमएसपी की बात नहीं मानी। एमसी बोलिए। हमने किसी भी विभाग, देखिए अरे सर आप जानते हैं आपने अधिसूचित किया है। ये आप क्या बातें कर रहे हैं? प्रोफेसर रागी हंस रहे हैं, AK वाजपेयी जी हंस रहे हैं, वो आप क्या बोले जा रहे हैं? सर आपने अधिसूचित कर दिया और अब आप कह रहे हैं हमने मंडियों की बात नहीं मानी थी, हमने उसमें एमएसपी की बात नहीं मानी थी। सर ऐसे कोई 10 पॉइंट थोड़ी आपको दिए थे कि मानने हैं कि नहीं मानने हैं। एक मिनट वाजपेयी जी बोलिए, वाजपेयी जी बोलिए। हम ये कह रहे हैं कि इसमें पिक एंड चूज नहीं हो सकता कि आप एक पर्टिकुलर पोर्शन लागू करोगे दूसरा नहीं करोगे। या तो आपने जैसे पूरा नोटिफाइड किया है, 3 लॉ बने हैं, तीनों को आपने नोटिफाई किया है। इस बात को समझ लीजिए, किसानों को जैसे गुमराह कर रहे हैं यहाँ पब्लिक को गुमराह ना करिए प्लीज। और दूसरी बात ये है, आपके नेता नौटंकी के लिए जाने जाते हैं, वो तो नौटंकी के लिए जाने जाते हैं। 26 जनवरी के परेड रुकवा रहे थे, खंबे पे बिजली के तार काटने चढ़ जाते हैं, तो ये भी तो नौटंकी का हिस्सा है। सारे विधायकों को सुबह ट्रेन कर दिया। देखिए आप अगर जनसेवा के मुद्दों को नौटंकी कहते हैं तो हमें नौटंकी बिल्कुल मजबूर है। अगर आप जनता के नहीं सर, अरे रत्नेश जी आप सब पैनलिस्ट को बताएंगे कि कौन से कानून अधिसूचित नहीं किए और कौन से किए। सर मुझे बस ये बता दीजिए, फिर उसके बाद हम कोई नहीं, वाजपेयी जी को भी मैं अनुरोध करूंगी, वो कुछ नहीं बोलेंगे आपको, ना प्रोफेसर रागी बोलेंगे। बोलिए आप। हमने आपको बता दिया किसानों के लिए बिल में जो विवादित नहीं सर आपको नहीं पता है, वही मैं कह रही हूँ, आपको पता ही नहीं है। आप यहाँ पर आम आदमी पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं। सर करिए, मैंने इसीलिए आपको बुलाया था, लेकिन मुझे पता नहीं था इतना वीक डिफेंस लेकर आप आएंगे। आपने कानून अधिसूचित किया, आपको वो भी नहीं पता, आप कह रहे हैं मंडियों की बात हमने नहीं मानी। प्रोफेसर आगी मैं एक बार प्रोफेसर आगी पास जाऊंगी, फिर मैं रंजीता जी के पास जाऊंगी। सर ये डिफेंस नहीं है सर, और ये बहुत पुअर डिफेंस लेकर आप आए। ये ऐसे नहीं, ऐसे आप महाभारत में आएंगे सर तो मैं क्या कर पाऊंगी? मैं फिर दूसरों को कैसे रोकूंगी आपको अटैक करने से? प्रोफेसर आगी। सुचरिता जी, उनको मालूम नहीं है कि समवर्ती सूची पर यदि केंद्र कानून बनाता है तो केंद्र का कानून ही लागू होता है। यदि राज्य ने उस विषय पर कानून बना भी दिया हो और केंद्र ने भी उस पर कानून बनाया है तो वैसी स्थिति में केंद्र सरकार का कानून ही लागू होता है। और जब कानून बनता है तो किसी एक प्रावधान को आप लागू करेंगे, उससे दूसरे प्रावधान को लागू नहीं करेंगे, ऐसी व्यवस्था कानून के अंदर नहीं होती है। वो पार्लियामेंट ने कानून बनाया है, संसद ने कानून बनाया है। इनको कानून बनाने की प्रक्रिया की समझ नहीं है। बेचारे नए प्रवक्ता हैं, इसलिए थोड़ा सा गुंजाइश आप दीजिए इनको, बाकी मुद्दों पर बात करें। देखिए, अरविंद केजरीवाल की सीधी जो फाड़ने की प्रक्रिया है, क्या बोल सकती हूँ मैं? आप उसे नौटंकी कहें, जो कहें, हो तो क्या मैं बोल सकती हूँ? नहीं रंजीता जी एक मिनट रुकिए, सब एक एक करके बोल रहे हैं, ऐसे नहीं करिए। एक मिनट प्रोफेसर आगे अपनी बात रख दे, फिर आऊंगी मैं आपके पास। प्रोफेसर आगे बोलिए। आप 2 बार कह चुकी है कि रंजीता माता के पास जा रही है, उसके बाद हम मेरे पास ना आकर और पैनलिस्ट के पास जा रही है। सर मैम मैंने ये ज्यादती की, उसके लिए मुझे माफ कीजिए। 2 मिनट दे दीजिए प्रोफेसर आगे की बात करके, फिर आपके पास आऊंगी। प्रोफेसर आगे बोलिए। ऐसा है कि अरविंद केजरीवाल का निशाना पंजाब है और हरियाणा है। उनको पता है कि पंजाब की राजनीति के लिए और हरियाणा की राजनीति में अरविंद केजरीवाल अपना प्रवेश चाहते हैं। उनको बहुत अच्छा वहां से अनुभव नहीं रहा है। उनको लगता है कि किसानों के मुद्दे पर हम केंद्र के साथ लड़ाई यदि मोल लेते हैं, केंद्र के साथ टकराव करते हैं, तो ऐसी स्थिति में हरियाणा के किसानों की सिंपैथी और पंजाब के किसानों की सिंपैथी भी हमारे साथ रहेगी। यदि वो इस आंदोलन में नहीं कूदते हैं
तो पूरा का पूरी जो लड़ाई है उसका श्रेय जो है वो अकाली दल को मिल जाएगा। इसलिए पंजाब के अमरिंदर सिंह को मिल जाएगा। कांग्रेस पार्टी तो इस आंदोलन के पीछे है ही, वामपंथी तो इस आंदोलन के पीछे है ही। और मैं ये मानता हूं कि जिस आंदोलन का विरोध वामपंथी करे और देश का रेडिकल इस्लाम करे, वो मान लेना चाहिए वो देश के लिए बड़ा शुभ है। इसलिए भारत सरकार को इस पर अड़े रहना चाहिए। कांग्रेस आज अप्रासंगिक तत्व है, वो प्रासंगिक बनना चाहती है, इसीलिए वो देश के विरोध में खड़ी है। अब मैं रंजीता जी के पास जा रही हूँ, संजू जी उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। एक मिनट रुकिए रंजीता जी, सवाल तो सुन लीजिए। एक मिनट रंजीता जी, मुझे बस ये बताइए कि ये जरूरी है क्या कि एक बार जब आप कोई भी योजना आप लेकर आए तो वो सही है, वही अगर मौजूदा सरकार लेकर आए तो वो गलत हो जाती है। चाहे वो आधार हो, आप ला रहे थे तो ठीक था, ये लाए तो खराब है। अगर वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, आप ला रहे तो ठीक है, ये लाए तो खराब है। वही अब इन कृषि कानूनों की बात है, अब ये सबसे खराब है, ये काले कानून हो गए। मैं आपको यही तो बताना चाहती हूँ, तकलीफ इस बात की है कि सरकार जिस तरीके से अपनी हठधर्मिता निभाती है, जिस तरीके से काले कानून लेकर आई है, उनके अनुसार सब कुछ ठीक है, क्योंकि ये कानून जो है वो कॉर्पोरेट जगत की जेबों को भरने जा रहे हैं, वो अंडानियों अंबानियों को और अमीर बनाने जा रहे हैं। मैं आज ये पूछना चाहती हूँ कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की इंटरवीन कराकर जो कमेटी 8 बनाई जा रही है और कमेटी के अंदर 8 फार्मर्स के यूनियन के मिनिस्टर को बुलाया जा रहा है, मैं इससे पूछना चाहती हूँ उनमें से 4 यूनियन कौन सी है? एक गुनी प्रकाश की, जो कि भाजपा का मुखौटा पहन के किसान होने का नाटक करता है, या दूसरा जो है अतुल सिंह संधू है जो किसान होने का नाटक करता है, या रतन मान है, या चौथी भारतीय संघ है। ये चारों की चारों यूनियन आप डालकर आप जिस तरीके से किसानों को मारने जा रहे हैं, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन करवाकर आप उनको दबाने जा रहे हैं, आप ये खेल खेलना बंद कीजिए। जिस तरीके से आपके बस के बाहर हो चुकी है बात और सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करवाकर आप उनसे प्रेशर करवाना चाहते हैं। आज भी एक किसान ने अपने आप को गोली मारी है, उसका पाप किसके सिर पे है? और कितनी लाशें देखेंगे अमित शाह और मोदी जी। और अपनी दाढ़ी बढ़ाने से ये रविंद्रनाथ टैगोर नहीं बन जाएंगे, और नारा लगाने से कोई भगत सिंह नहीं बन जाता। नहीं रंजीता जी आपने बार-बार हो रही है, बार-बार वो अपनी जान गंवा रहे हैं। रंजीता जी आप अपनी बात, रंजीता जी मुझे पता है कि आपका टारगेट किसान आंदोलन के जरिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह है, वो तो आज आपने अभी भी कह दिया। लेकिन मुझे एक बात बता दीजिए कि इन किसान आंदोलन, मेरा सवाल मैम दूसरा था, ये बिल फाड़कर विधानसभा में क्या जताया जा रहा है? ये बिल फाड़कर विधानसभा में क्या जताया जा रहा है? मुझे आप बताइए, आप भी समर्थन करती है, कांग्रेस भी समर्थन करती है कि भाई बिल फाड़ दो। भले ही हम उसे लाने की कोशिश कर रहे थे, खुद हमने चिट्ठियां लिखी थी जब हम सरकार में थे कि ये बिल लाया जाए, ये कानून लाया जाए। के लिए कोई भी विपक्ष का इंसान तैयार नहीं है, कोई भी किसान तैयार नहीं है, सिर्फ मोदी जी क्या मैं अभी अपनी बात रख सकती हूं? और देखेंगे और उसके ऊपर अपने संसद की रेनोवेशन कराएंगे। मैं ये पूछना चाहती हूँ, मैम संसद नहीं बनेगी तो आप भी बैठेंगे उसमें? संसद की नई इमारत बनेगी तो आप भी बैठेंगे उसमें, सिर्फ बीजेपी तो नहीं बैठेगी। आप तो दुआ कीजिए कि उनकी संख्या कम हो जाए, आपकी बढ़ जाए, आप ही बैठे। एक मिनट संजू जी, एक मिनट मैनिफेस्टो में संजू जी बोल कानून का समर्थन किया था जब विलासराव देशमुख महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे 2006 में, तब इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अलाउ की थी। 2003 में जब दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब भी इन्होंने कहा था कि हम कृषि कानून लाना चाहते हैं, एपीएमसी मंडी को खत्म करना चाहते हैं। फिलहाल 2013 में भूपिंदर सिंह हुड्डा जब हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने भी कहा कि हम नए कृषि कानून लाना चाहते हैं, एपीएमसी मंडी को खत्म करना चाहते हैं। तो मैं आज पूछना चाहती हूं रंजीता जी से कि आप 2019 में, 2013 में, 2006 में, 2003 में हर वक्त यही राग अलाप रहे थे कि कृषि कानून लाना चाहिए क्योंकि ये किसानों के हित के लिए है। आज जब 2020 में नरेंद्र मोदी की सरकार कृषि भाइयों के लिए कृषि कानून लेकर आई है, तब आपको इतनी आपत्ति क्यों हो रही है? और मैं दूसरी बात यह कहना चाहती हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो पंजाब में कई सालों से लागू है। गेहूं में, बाजरा में, जौ में, सूरजमुखी
सूखी में इन सभी फसलों में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पंजाब में कई सालों से चली आ रही है, पर आज जब हम कह रहे हैं कि भारत के सभी हिस्सों में किसानों को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का फायदा होना चाहिए, बताइए रंजीता जी, आपको इतनी बौखलाहट संजू जी सही सवाल पूछ रही हैं, संजू जी जो सवाल पूछ रही है उसका जवाब दीजिए। क्या आप चाहती हैं कि हमारे किसान भाई, आप दोबारा पूछिए क्या पूछना चाहती और हैं? जो कमीशन एजेंट्स हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट, बिल्कुल एग्जांपल दूंगी, वो कह रही है पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चले तो ठीक है, वही लेकर कानून वो आ जाए तो वो गलत है। क्यों भाई? नहीं, मैं आपको एग्जांपल बताऊंगी ना, ये क्यों खराब है, मेरे को जवाब देने दीजिए। सुचित्रा, पंजाब के अंदर कंपनी आई पेप्सी को, उन्होंने कहा आलू उगाइए, हम आपकी आलू खरीदेंगे। बेचारा भोला भाला किसान आलू खरीद वहां पे बोने लग गया, पहले साल खूब खरीदा गया, दूसरे साल और भी किसान जुड़ गए, उन्होंने भी आलू वहां पे बोने शुरू कर दिए, और जब खरीदने की बारी आई तो कड़ा उठा के ले आए, कड़ा कि जो आलू इसमें से गुजरेगा हम वो खरीदेंगे। किसानों को जमीन पर सड़कों पर फेंकना पड़ा है आलू, ये है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए किसानों को न केवल कर्जदार करेंगे और फिर वो जमीन बेचने के लिए मजबूर हो एक मिनट देखिए संजू जी रंजीता जी मेरा सवाल सिर्फ ये है कि अगर इतनी दिक्कतें आपको इस कानून से थी तो आप लोग क्यों लाना चाह रहे थे, ये आपने मुझे अभी तक नहीं बताया। आप लोग खुद वो कानून लाना चाह रहे थे तो वो सही था, मनाने के लिए, कंसेंसस करने के लिए कृषि मंत्री चिट्ठी पे चिट्ठी लिख रहे थे तो वो सही था, लेकिन क्योंकि वो आपकी सरकार नहीं लाई है तो वो गलत हो गया। तो वो गलत हो गया, कानून ऐसा नहीं, तो लाना सबसे बड़ा काला कानून हो गया कि अंडानी और अंबानियों की जेबें भरती। हम आप किसकी जेब भर रहे थे? ऐसा नहीं लाने जा रहे थे, आप किसी और की जेब भर रहे थे। मरता मर जाता। मैं पूछना चाहती हूँ, मुझे एक बात दीजिए, 2003 के अंदर ये कानून बिहार के अंदर आया, पंजाब में अमरिंदर सिंह ने 3.5 करोड़ की, ठीक है एक मिनट भीख मांगी थी, चौधरी सवित मलिक के पास में जाऊंगी। हमारे पंजाब में 3.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कीजिए, 2 साल पहले अंबानी के सामने हाथ जोड़कर गए थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, तब कहाँ थे आपके अंबानी अदानी की जो। अब मैं एक बार चौधरी सवित मलिक के पास जा रही हूँ। होमवर्क चौधरी जी एक मिनट किशनबीर जी को लीजिए, चौधरी जी को लीजिए। मुझे लगता है बहुत से लोग यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले महाभारत में किशनबीर जी पर सवाल उठा रहे थे कि आप किसान कैसे हैं, ऐसे ही कुछ लोग आप पर सवाल उठा देंगे। सवाल उठाने वालों की कमी नहीं है, हमें समाधान चाहिए, जवाब चाहिए। आप किशनबीर जी हैं आपके साथ इस वक्त पैनल पर। मैं एक मिनट चौधरी सवित मलिक को ले रही हूँ। चौधरी सवित मलिक, मुझे ये बताइए, कल प्रधानमंत्री सीधे बात कर रहे हैं किसानों से, काम आज ये लोग कर रहे हैं। चौधरी जी एक मिनट सवाल तो सुनिए पहले। कांग्रेस की प्रवक्ता जैसे हाँ। बेईमान दलालों की पार्टी से हमें लाइसेंस चाहिए, हम सर्टिफिकेट देंगे, चोरों से सर्टिफिकेट चाहिए हमको कि हम किसान है नहीं है। तुम्हारे बाप की जमीन है वो जो कृष्णबीर चौधरी खेती होती है, तुम्हारे बाप के पशु हैं जो कृष्णबीर चौधरी के पलते हैं। तुमको शर्म नहीं आती? झूठे मक्कारो, सारे दिन तुम निकम्मे काम करते हो। मुझे तो दुख होता तुम जैसे लोगों से बात करते हो शर्म आने लगी है। ये कहते हो कृष्णबीर चौधरी किसान नहीं है, अरे तुम्हारे लिए तो तुम्हें तो 1000 अपराधों से रोका था। अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा है, किसान अपनी लड़ाई खुद लड़ने में सक्षम है, वो तो लड़ने में सक्षम है। वो पहले ही कह चुके हैं हम लोग कि कोई भी राजनीतिक पार्टी हमारे बीच में शामिल नहीं होगी। नहीं सवित जी ये रवि श्रीवास्तव जी को बताइए, ये रवि श्रीवास्तव जी को बताइए। वो तो बिल फाड़ रहे हैं, वो तो कानून फाड़ रहे हैं विधानसभा में। किसान उनके कार्यकर्ता आ रहे हैं मिलने। किसान अपनी लड़ाई लड़ने में खुद सक्षम है। सुन रहे हैं रवि श्रीवास्तव जी? अपना झंडा अपनी टोपी छोड़कर जो भी किसान है वो कोई भी आंदोलन में आ सकता है, लेकिन किसी को भी इसका श्रेय लेने का हक नहीं है, क्योंकि जब ये लोग कर रहे थे जो आज सत्ता में वो भी वही कर रहा है। जो भी विपक्ष में होता है वो अपने किसानों को बहुत अच्छे अच्छे सपने दिखाता है। मोदी जी ने भी सपने दिखाए थे, हम लोगों को भी बहुत उम्मीद थी कि कुछ न कुछ होगा, और ये लोग अब बाहर बैठे हैं, ये भी अब अच्छा मुझे एक बात बता दीजिए, सवित जी, चौधरी सवित मलिक, मैं चौधरी जी आपसे एक बात पूछ रही हूँ और मैं चाह रही हूँ मेरे पैनलिस्ट सब सुने। मैं सीधा सवाल एक पूछ रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि जो पीएम किसान योजना है जिसके मुताबिक 6000 रुपए हर किसान के लिए हर साल जो किसान है उनको पहुंचेगा, ये पीएम किसान योजना कौन लाया है?
ये 6,000 रुपए की धनराशि की सहायता कौन कर रहा है? मैं सिर्फ पूछ रही हूं आपसे। आप इसलिए आप कह रहे हैं कि सब किसान के खिलाफ है, ये किसान के खिलाफ है, किसानों के साथ नहीं है। आय दुगनी करने की बात 2022 तक कौन कर रहा है? मैं सिर्फ पूछ रही हूँ। जब किसान योजना आती है तो आप लोग खुश होते हैं, निकली हुई है। जब आय दुगनी करने की बात होती है तो आप खुश होते हैं, लेकिन अभी आप कहते हैं काला कानून है। 2-2 हजार रुपए सबको नहीं मिल पा रहा है। आप ये कह रहे हैं सर, ये मुझे एक बात बताइए ना, ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ये किसान जनधन योजना, किसान के पास अकाउंट नहीं थे सर, अब खुल गए, पैसे डायरेक्ट आ रहे हैं। मैं सिर्फ पूछ रही हूँ, ठीक से लागू नहीं हो पा रही है। ये सब किसके लिए किया गया है सर? खाते में सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है, बिचौलिया इसको खा जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा घोटाला है। बिचौलिया सर, बिचौलिए को हटाने की तो बात हो रही है। एक मिनट रुकिए। प्रोफेसर रागी आप क्यों हंस रहे हैं? प्रोफेसर रागी, मैं सिर्फ एक कोशिश कर रही हूं इनसे पूछने की कि भाई अगर किसान पीएम किसान योजना, ये 6,000 की राशि, ये जनधन योजना, 2022 तक आय दुगनी करना, पीएम फसल बीमा योजना, मैं सिर्फ सोच रही हूँ ये सब किसके, ये किसानों के खिलाफ है क्या? ये सब किसानों के खिलाफ हो रही है। सुचरिता जी, मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि अभी बंधु जो किसान के नाम पर बात कर रहे थे उनको पता ही नहीं है कि जब पैसे डायरेक्ट ट्रांसफर अकाउंट में होते हैं तो उसमें बिचौलिए नहीं आते हैं। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी की जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो 5 साल में 75,000 करोड़ ऋण माफी की योजना उन्होंने दी थी। बहुत ढोल पिटारा पीटा था। आज के दिन में 90,000 करोड़ रुपया प्रति वर्ष नरेंद्र मोदी की सरकार किसानों के जेब में डायरेक्ट दे रही है। 90,000 करोड़ रुपया प्रति वर्ष। किसान को भीख नहीं चाहिए, सब्सिडी वगैरह के अतिरिक्त है। किसान को भीख ये बाकी जो सब्सिडी हुआ, बाकी अन्य योजनाएं थी उनको हटा दीजिए। ये तो दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इसकी मार्केटिंग नहीं की। अरविंद केजरीवाल जैसा आदमी, अरविंद केजरीवाल से हो गई। एक मिनट समित जी, चौधरी समित मलिक, जो किसान ये धनराशि ले रहे हैं वो भीख ले रहे हैं। एक मिनट प्रोफेसर आगे, एक मिनट रुकिए। चौधरी जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए। चौधरी जी मेरा सवाल सुन रहे हैं आप? जो किसान ये धनराशि ले रहे हैं वो भीख ले रहे हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो भीख ले रहे हैं, हमें भीख नहीं चाहिए। उनका सोचिए, जिन्हें जरूरत है इस पैसे की, वो भीख ले रहे हैं क्या? रुपए देकर उसके नहीं, आप किसान नेता बनते हैं सर, आपको क्या किसानों की हालत नहीं पता? उनको अगर धनराशि दी जा रही तो आप कहेंगे कि उन्हें वो भीख ले रहे हैं। जो है उसकी फसल का मुझे बताइए ना सर, वो भीख ले रहे हैं क्या? आंदोलन ही बड़े किसानों का आंदोलन है। 5,000 रुपए बढ़ा दिए। ये आंदोलन ही बड़े किसानों का आंदोलन है, आड़तियों का आंदोलन है। 2,000 रुपए आपने किसान को, बिजली का भाव कितना बढ़ा दिया है उसकी भी तो तुलना कीजिए। किसान के पास बीज खरीदने को पैसे नहीं है। किशनवीर जी एक मिनट, चौधरी समित मलिक एक मिनट रुकिए। किशनवीर जी, मैं उसके बाद जाऊंगी, उसके बाद मैं रत्नेश जी के पास जाऊंगी। मुझे एक बात बताइए किशनवीर जी, जिन लोगों को ये 6,000 रुपए मिल रहे हैं, जो ले रहे हैं, वो भीख ले रहे हैं क्या सर? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कर्जा माफी क्या भीख थी क्या? आप ये सोचिए, जिस गरीब को 92% को आज तक दाम नहीं मिला, अगर उसको बीज और खाद खरीदने के लिए, दवाई खरीदने के लिए, डीजल के लिए अगर उसको सरकार 2,000 रुपए हर 4 महीने पे दे रही है, 6,000 रुपए साल दे रही है, सीधे उसके खाते में दे रही है, कोई बिचौलिया नहीं है, कोई भ्रष्टाचार नहीं है, तो उसमें कहां से आवाज उठ गई? अरे ये तो सोचिए कि शुरुआत कैसे, और जब चुनाव से पहले शुरुआत की तो तमाम दलों ने ये कहा कि ये 2,000 रुपए की किस्त देके ये बंद कर देंगे, ये चुनाव का सिर्फ खेल है। और आज वो योजना को पूरी तरीके से 90,000 करोड़ रुपए साल किसानों के खातों में डाला जा रहा है। ये क्या मजाक समझ लिया क्या भैया? इसका कोई ड्रामा नहीं है, ये किसानों के उसमें जा रहा है। और ये गरीब किसानों को बहुत बड़ी मदद है, जिसके पास पैसा नहीं होता। सुचरिता जी मुझे प्लीज 30 सेकंड दीजिए। संजू जी मैंने सिर्फ ये इसलिए गिनाई कि जो लोग कह रहे हैं किसानों के लिए कुछ नहीं किया, जो लोग कह रहे हैं किसानों के लिए कुछ नहीं किया जी, आपने वापस दूसरों को स्क्रीन पे ले लिया। सुचरिता जी, व्हाट इज दिस? संजू जी, यू आर वेरी मच ऑन स्क्रीन मैम। प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत पिछले 2 सालों में
14.5 करोड़ किसानों को 1 लाख करोड़ से ऊपर दिया गया है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 6 करोड़ से अधिक किसानों को 50,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। पॉइंट नंबर 3, पिछले 6.5 सालों में एमएसपी के तहत 10 करोड़ से ज्यादा किसानों को 7 लाख करोड़ का भुगतान किया गया है। 7 लाख करोड़ का भुगतान का मतलब होता है भारत की जीडीपी का 3.5%। पॉइंट नंबर 4, सिर्फ यदि पंजाब के किसानों की बात करें तो सालाना पंजाब के किसान को हर साल 1.5 लाख रुपए की सब्सिडी मिलती है। इलेक्ट्रिसिटी पर सब्सिडी, खाद पर सब्सिडी, पानी पर सब्सिडी। पॉइंट नंबर 5, ये जो अभी कोरोना महामारी चली थी, पिछले 6 महीनों में 3 करोड़ किसानों को 4.5 लाख करोड़ का कंसेशनल लोन दिया गया है, सिर्फ 3% ब्याज पर, सिर्फ 3% ब्याज पर। पॉइंट नंबर 6, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपको पता है अंतरराष्ट्रीय मार्केट में यूरिया का दाम है 24,000 रुपए प्रति क्विंटल, पर आपको मोदी सरकार नीम कोटेड यूरिया देती है सिर्फ 5,500 रुपए प्रति क्विंटल। इसीलिए आपको इलेक्ट्रिसिटी पर सब्सिडी मिलती है, पानी पर सब्सिडी मिलती है, आपको 3 या 2% पर लोन दिए जाते हैं, आपको फसल बीमा योजना के तहत सिर्फ 2% प्रीमियम भरना पड़ता है। रत्नेश जी, संजीव जी ने तो बहुत सी बातें गनाई, लेकिन मैं आपके पास नहीं रत्नेश जी मुझे ये बता दीजिए, बिल फाड़ कर है क्या समाधान? बिल फाड़ कर समाधान होगा? यदि आप कहते हैं कानून फाड़ कर समाधान होगा? किसानों के लिए कुछ नहीं किया तो मैं कहती हूँ आप गलत। नहीं, मैं आपको समय दे रही हूँ सर। आपने अभी तक मुझे ये नहीं बताया कि अधिसूचित क्यों किया है कानूनों को। मैं तो आपको 1 मिनट दूंगी, 30 सेकंड नहीं, 1 मिनट लीजिए आप। मुझे ये बता दीजिए, उस समय थे सफेद कानून, आज काला कानून। मुझे जवाब दे दीजिए बस। मैं बोलने का मौका बोलिए रत्नेश जी, बोलिए। और आप देखिए, आपने कहा कि विधानसभा में हमने बिल को क्यों फाड़ा? हमने इसलिए फाड़ा क्योंकि ये किसानों के हित में नहीं है। दूसरी बात, अगर एक लोकतांत्रिक राष्ट्र में अगर एक भी व्यक्ति किसी कानून से संतुष्ट नहीं है तो उस कानून पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। संगीत रागी जी ने कहा कि संविधान में तो प्रावधान है, बिल्कुल है, समवर्ती सूची पर यदि राज्य और केंद्र दोनों कानून बनाते हैं तो उस पे अगर दोनों में विवाद होता है। सर, मैंने एक व्यक्ति दिल्ली के मुख्यमंत्री भी तो हो सकते थे। अगर उन्हें लग रहा था ये कानून काला है तो सरकार के सारे नुमाइंदे बैठे रहे, सोचते रहे कि नहीं, अभी नहीं, जब किसान बोलेगा तब होगा ये काला कानून। अभी तो ये ठीक है, अभी इसे अधिसूचित करते हैं, इसे आगे बढ़ते हैं इस पर, लेकिन जब किसान बोलेगा तब ये काला कानून बन जाएगा। ऐसा हुआ था। सुचरिता, एक अखाड़े में 2 पहलवान लड़ रहे थे, एक आदमी बाहर से देख रहा था। जब भी कोई नीचे जाता था तो आदमी कहता था मार दो, पीट दो, दांत तोड़ दो। तो एक बगल के आदमी ने पूछा कि भाई आप किसके पक्ष में है? तो उसने कहा कि मैं किसी के पक्ष में नहीं हूं, मैं दांतों का डॉक्टर हूं, जिसका भी दांत टूटेगा मेरा भला होगा। वही हालत अरविंद केजरीवाल की है। ये लड़ाई में वो सिर्फ अपने राजनीतिक फायदा देख रहे हैं। वो दांतों के डॉक्टर की तरह है, पहलवानी करने में जिसका भी दांत टूटे उनका फायदा हो। अच्छा, राजनीतिक वाजपेयी जी के पास जा रही हूँ, एक मिनट। इसके अलावा और कोई चिंता नहीं। वाजपेयी जी के पास जा रही हूँ, उसके बाद रंजीता जी के पास जाऊंगी। वाजपेयी जी, ठीक है। रत्नेश जी, आपने अपनी बात रखी। मैं वाजपेयी जी, मुझे सिर्फ इस बात से आपत्ति है कि आपने इंतजार किया, आपको काला कानून लगा, आप पहले ही कह देते हम इसके खिलाफ हैं, हम इसके खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे, या फिर आपने कहा जब किसान उतरेगा तब हम उतरेंगे, क्योंकि फायदा तो तभी होगा। ये सही कहा है इन्होंने, रागी साहब ने जो मुहावरा बताया ना कहानी, वो बिल्कुल सही लागू होती है। केजरीवाल की नौटंकी तो हमने सबने देखी है ना भैया। ये 26 जनवरी पे रेल भवन के सामने रजाई गद्दा लेके अब तो सो गए थे और भूख हड़ताल पे भी बैठे थे अन्ना आंदोलन में। क्या हुआ उसके बाद? सत्ता हथिया ली तो पहले कहते थे हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे, हम गाड़ी नहीं लेंगे, हम तो आम आदमी की तरह रहेंगे। 10 कमरों की कोठी ली, 22 एसी लगे, सारी सिक्योरिटी भी ली, सारी सत्ता की मलाई खा रहे हैं। और अब किसानों की जब नोटिफाई आपने कर दिया उसके बाद ड्रामे क्यों कर रहे हो? ये एक्चुअली क्या है ना,
किसानों को गुमराह कर रहे हैं, और किसानों को सबसे ज्यादा गुमराह अगर कर रहे हैं तो कम्युनिस्ट कर रहे हैं। दो तरह के किसान बैठे हुए हैं यहाँ पे, पंजाब और पंजाब के ज्यादातर है, उसमें एक तो कम्युनिस्टों के जो अटैच है वो है, या आरती है। ये सुखविंदर एग्रो किसकी कंपनी है? पूछिए किसी से अगर मालूम हो। सबसे बड़ी आरती कंपनी अगर पंजाब की है तो वो बादल साहब की है, उसका नाम है सुखविंदर एग्रो। तो कौन इसका जवाब देगा? सबसे ज्यादा अगर नुकसान होगा तो ये बिचौलियों को होगा, ये आड़तियों को होगा, क्योंकि किसान खुल जाएगा पूरी तरीके से। लेकिन वाजपेयी जी ये तो बार बार यही कह रही रंजीता जी, किसानों को नुकसान है, किसान इसमें भरपाई, उनका सबसे ज्यादा खामियाजा है। एक नंबर बताइए, हम जिनसे कौन सा नुकसान है बताइए। सवाल करना चाहती हूँ, सवाल का जवाब नंबर 1। ठीक है, ये पूछिए वाजपेयी जी आपसे सवाल पूछना चाह रही साल के हैं। अंदर हाँ, लगातार हमारी अर्थव्यवस्था डूब रही है, तो अंडानी और अंबानियों की संपत्ति 7 गुना कैसे पहुंच रही है? ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जेशा के पास जिससे उसकी एक साल में संपत्ति 5,000 करोड़ से 85,000 करोड़ हो जाती है? अरे मेरे गरीब किसान भाइयों को भी ये फॉर्मूला बता दो ना, जहाँ से ये फॉर्मूले आप लेकर आते हैं, इस आपदा के अंदर भी आप ग्रामीण। अच्छा मुझे एक बात बताइए रंजीता जी, आवाज उठाता है, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू हो, एक मिनट रंजीता जी, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट से आप अग्री करती हैं, सहमत हैं, आप चाह रही हैं कि वो लागू हो? मैं आपसे पूछ रही हूं, बताइए रंजीता जी। स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है, हाँ। उसको पूर्णतः लागू करे सरकार, उसके अंदर तो मैम मुझे बताइए रिपोर्ट कब आई थी? रिपोर्ट आई कब थी रंजीता जी? रंजीता जी आज बड़े देखिए, मैं आपसे पूछ रही हूँ कब आई रिपोर्ट रंजीता जी? स्वामीनाथन आयोग रंजीता जी तो A2+C कब आई रिपोर्ट? आप सिर्फ रंजीता जी गुमराह करते हैं। स्वामीनाथन आयोग के लिए किसने मना किया आपको? तो मुझे बताइए ना कब आई थी रिपोर्ट? कहा था इन 3 काले कानूनों को मुझे रिपोर्ट के बारे में बताइए ना मैम, कब आई रिपोर्ट? कब आई थी रिपोर्ट के बारे में बता रही हूँ। स्वामीनाथन जी ने कभी भी ये नहीं कहा। नहीं मैम, आपने सवाल, मैंने ये नहीं पूछा, मैंने कहा कब आई रिपोर्ट। मैंने इसलिए पूछा कब आई रिपोर्ट कि 8 साल तक आपकी सरकार क्या करती रही, लागू क्यों नहीं किया उसे? आज आप कह रही हैं रिपोर्ट लागू हो, मैं आपसे पूछ रही हूँ क्यों नहीं लागू किया? मैं आपसे पूछ रही हूँ लागू क्यों नहीं किया? मुझे बताइए रंजीता जी। रंजीता जी आज आप किसान को कहती है देखिए आपको आपका हक नहीं दे रहे हैं, मैं आपसे पूछ रही हूँ आपने क्यों नहीं लागू किया? आपने लागू क्यों नहीं की? मैं बोलूं आप चुप होंगे तो नहीं बुलाया था। हाँ, इसलिए लागू नहीं किया क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट के अधीन था। अच्छा अरे क्या बात कर रहे हो? सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा थोड़ी किया था, उसके बावजूद लागू नहीं किया। उसके वाजपेयी जी जवाब दीजिए। एक बीजेपी हमारी जो सरकार आई मोदी जी की, उन्होंने लागू की, सुप्रीम कोर्ट ने कोई मना नहीं किया था आपको। देखिए क्यों गुमराह कर रहे हो? देखो फैक्टों को तो नहीं बदल सकते, जो तथ्य है तथ्यों को नहीं बदल सकते। 6,000 रुपए हमने दिए, स्वामीनाथन कमीशन हमने लागू की, 1 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर किसानों के लिए हमने। रंजीता जी मैं यही कहती हूँ, जो कानून आप काला कानून कहती है वो आप खुद लागू करना चाह रहे थे। आप स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने की बात करती है, वो उस पर 8 साल तक आप लोग बैठे रहे। यही बात अब कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कहते हैं, तो आपको उससे दिक्कत होती है। समस्या ये है जो कानून अधिसूचित किया जा रहा है उसको आज फाड़ा जा रहा है, उसको 1 महीने पहले अधिसूचित कर दिया दिल्ली सरकार ने। भाई अगर काला कानून है तो वो हर समय काला होगा या पहले सफेद अब काला? सवाल ये है। मेरे पास महाभारत में इतना ही समय था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।